नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ डॉक्टर अंबेडकर को लेके जो देश में राजनीति एक बार फिर शुरू हो गई है और उस राजनीति के किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं उन पार्टियों की तरफ से जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना आइडियल बनाकर, डॉक्टर अंबेडकर को अपना वोट दिलाऊ बनाकर अब तक देश में राजनीति करती रही हैं। मैं यहाँ विस्तार से चर्चा करूँगा बहुजन समाज पार्टी का और उसकी मुखिया मायावती जी का और उनकी आज की ताज़ा प्रतिक्रिया पर, जो कि अखबारों में छपा है। उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी के इस एक्शन के खिलाफ नाराज़गी जताई है, जिस एक्शन के तहत बीजेपी ने राष्ट्रपति के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर का एक स्मारक बनाने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित करवाया था और उसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। मामला उत्तर प्रदेश से है एक बार फिर, और उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में इस साल के आखिर और नए साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं विधानसभाओं के, और इनमें से कई ऐसे राज्य हैं जहां की जो दलित वोट बैंक है वो निर्णायक भूमिका निभाता है सरकार बनाने में, सरकार गिराने में। और शायद यही कारण है कि एक बार फिर अब उन राजनीतिक दलों को जो कल तक डॉक्टर अंबेडकर के नाम से परहेज करते थे, जिनको कल तक डॉक्टर अंबेडकर एक हिंदू विरोधी लगते थे, सवर्ण विरोधी लगते थे, अब विभिन्न राजनीतिक दलों को भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति करने का, डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेने का हर वो मौका बेहतर लग रहा है वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट बैंक बचाने के लिए। और यही कारण है कि मायावती, जिनका कि सोल हम कहें या एकमात्र जो ताकत है वो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेके राजनीति करना है, सबसे ज़्यादा बेचैनी मायावती को देखने को मिल रही है मायावती के अंदर। और इसलिए एक के बाद एक उन्होंने 4 ट्वीट किया है, जिसको कि हमने अपने फेसबुक वॉल पर शेयर भी किया है आप लोगों के जानकारी के लिए, आप लोगों के रेफरेंस के लिए। तो अब हम चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर भारतीय राजनीति के उसमें आ गए हैं, सेंटर पॉइंट पे। डॉक्टर अंबेडकर को लेके ज़्यादातर लोगों को पता है कि बीजेपी और ख़ास तौर से जो आरएसएस रहा है वो शुरुआती दौर में डॉक्टर अंबेडकर के तमाम चीज़ों को लेके थोड़ा परहेज करता रहा था। खास तौर से डॉक्टर अंबेडकर की जो भूमिका रही फ्रीडम स्ट्रगल में, डॉक्टर अंबेडकर का जो नज़रिया रहा हिंदू समाज को लेके, डॉक्टर अंबेडकर का जो नज़रिया रहा अपर कास्ट को लेके, तो उसको लेके आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठन आज़ादी के कई साल तक डॉक्टर अंबेडकर को सीधे तौर पर उस तरह से नहीं प्रोजेक्ट करते थे जैसे कि वो समाज के बाकी महापुरुषों को करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे उनको लगा कि डॉक्टर अंबेडकर को दरकिनार करके, डॉक्टर अंबेडकर को की उपेक्षा करके राजनीति में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है, तो लगभग सभी राजनीतिक दलों ने डॉक्टर अंबेडकर को भी बाकी महापुरुषों की तरह एक अपना वोट दिलाऊ महापुरुष के रूप में अपनाया और उसका लाभ भी मिला। देश के अलग अलग राज्यों में जो कामयाबी मिली कांग्रेस को या बाकी राजनीतिक दलों को या उत्तर प्रदेश में मायावती को और उनकी पार्टी को, तो उसका सबसे बड़ा कारण डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत थे, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग थे, और उनकी जो संख्या बल था वह संख्या बल काफ़ी लाभकारी रहा उन राजनीतिक दलों के लिए जो लोग कि डॉक्टर अंबेडकर को मानते थे। लेकिन यह भी सच्चाई है कि डॉक्टर अंबेडकर के तमाम ऐसे पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, तमाम ऐसी सोशल फिलॉसफी थी जिसके चलते कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से में
सहमति नहीं बन पा रही थी। और इसीलिए बहुत चर्चित किताब है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को पढ़ने को मिलती है कि उस समय अंबेडकर क्या सोचते थे। और अंबेडकर ने जो बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो उसके पीछे भी एक सदियों का जो था वो सामाजिक सोच का नतीजा था और उत्पीड़न का, जिसके वजह से उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार करना या एम्ब्रेस करना मुनासिब समझा। और उनके ज़्यादातर अनुयायी आज भी बुद्ध धर्म को ही मानते हैं। लेकिन अब चूंकि राजनीति है और राजनीति में जो लोग शामिल हैं, जो लोग राजनीति करते हैं, वे हर पॉलिटिकल फिलॉसफी को, हर उस पॉलिटिकल एजेंडा को अपने तरीके से डिफाइन करते रहते हैं, रीडिफाइन करते रहते हैं, अपने कन्वीनियंस से उसका इस्तेमाल करते रहते हैं अपने पॉलिटिकल गेम प्लान को कामयाब बनाने के लिए। तो चाहे सरदार पटेल हों, महात्मा गांधी हों या अंबेडकर हों, इस तरह के जितने भी महापुरुष रहे हमारे भारतीय इतिहास के और भारतीय समाज के, उनका सबने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया है वोट बैंक के लिए, वोट बढ़ाने के लिए, अपना राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और इस समय हम कहें तो कट थ्रोट कंपटीशन है लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और एक एक समाज और उप समाज को जोड़ने की मुहिम चल रही है। खास तौर से जो 3 प्रमुख प्लेयर हैं, और अगर हम जोड़ें तो 4, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, इन चारों की तरफ से कोशिश हो रही है कि अलग अलग तरीके से जो समाज बिखरा हुआ है उसको अपने साथ जोड़ के और एक विनिंग फॉर्मिडेबल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बनाया जाए और चुनाव जीतने की कोशिश किया जाए। अब डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स हैं और उनके नाम पर वोट मिलता रहा है आज़ादी के बाद से। और बीजेपी को भी लग रहा है कि अंबेडकर को अगर ठीक से अपने तरीके से उसको किया जाए, उनकी ब्रांडिंग किया जाए, उनको उनके समाज तक लेकर जाया जाए तो उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था उसमें उत्तर प्रदेश की लगभग ज़्यादातर आरक्षित सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। तो इससे भी एक इंडिकेटर माना जा रहा है कि जो अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वे 2017 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ थे। अब देखना है कि 2022 में वह समाज किसके साथ इन ब्लॉक वोटिंग करता है और उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य तय होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो मुहिम शुरू की गई है उसको लेके मायावती को नाराजगी इसलिए है कि जब मायावती ने उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने दलित समाज के महापुरुषों की मूर्तियां लगवाई, उनके नाम से पार्क बनाए, उनके नाम से ऑडिटोरियम बनाए और उसको लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी दोनों ने उसका मुखर विरोध किया था। और नतीजा ये हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और एक स्टेज में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया था कि इस तरह की सरकारी खजाने की जो फिजूल खर्ची है अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और जो भी राजनीतिक दल इस तरह की सरकारी खजाने की टैक्स पेयर के पैसे का फिजूल खर्ची किया है उसकी पार्टी फंड से वो पैसा वसूल किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर मामला अधर में है और अभी आज की ताज़ा स्थिति क्या है, लेकिन लगता है कि मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। और जो पार्टियां जब मायावती सरकार में थीं तो उन पार्कों का, उन स्मारकों का विरोध करती थीं, बाद में फिर उन्हीं पार्टियों के नेताओं ने और उन पार्टियों ने मायावती के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल अलायंसेज की और सत्ता में भागीदारी की।
तो इसलिए मायावती की नाराजगी अगर हम कहें तो कुछ हद तक जायज है, क्योंकि उनका कहना है कि जो लोग अंबेडकर का नाम लेके फिर राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग अंबेडकर का नाम लेके अपना वोट बैंक बचाना चाहते हैं, जो लोग अंबेडकर का नाम लेके अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, सही मायने में उनकी आस्था न तो अंबेडकर के विचारों के प्रति है न अंबेडकर के प्रति है। वे सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करना चाहते हैं। और शायद यह मामला काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि SC/ST एक्ट के मामले में अगर पहली बार उसमें उसको निष्प्रभावी कहें या सस्पेंड करने की कोशिश कहें हुई तो कल्याण सिंह जी के ज़माने में हुई, जब कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके पहले SC/ST एक्ट में FIR होते ही जो आरोपी होते थे उनके विरुद्ध तुरंत पुलिसिया कार्रवाई हो जाती थी, उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी। लेकिन कल्याण सिंह जी के टाइम में ये जब मामला खुलकर सामने आया और माना गया कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है, तो कल्याण सिंह जी ने उसके लिए उसमें कुछ प्राविधान किए और उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने मात्र से किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए, और अगर आरोपी के विरुद्ध आरोप साबित होते हैं तब उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने गजटेड अधिकारी को नियुक्त किया था कि थाने लेवल से ऊपर के किसी अधिकारी को इस पूरे मामले की जांच दी जानी चाहिए और तब गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अब एक बार मामला फिर इसलिए चर्चा में है कि बीजेपी अंबेडकर को आगे करके और उत्तर प्रदेश में अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाह रही है, इसलिए अब अंबेडकर के नाम से स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है। और मायावती को लग रहा है कि अगर ये काम हो गया चुनाव के पहले या चुनाव के पहले उसमें थोड़ी बहुत भी सक्रियता दिखाई दी तो दलित समाज में कन्फ्यूजन पैदा होगा, और जो एक हम कहें कि एक मुश्त वोट जो मायावती का दलित समाज का है उसमें बिखराव पैदा हो सकता है और नतीजा BSP के उम्मीदवार या BSP आने वाले चुनाव में कमजोर हो सकती है। मायावती की इसी दलित ताकत के दम पर हम कह रहे हैं कि पंजाब में भी अकाली दल ने मायावती के साथ समझौता किया है, क्योंकि हम सबको पता है कि पंजाब में दलित वोट बैंक की तादाद बहुत ज़्यादा है दलित समाज की, और अगर मायावती का वोट बैंक कन्वर्ट हो जाता है अकाली दल के साथ और अकाली दल का वोट बैंक मायावती के साथ, तो अकाली दल और BSP का जो पॉलिटिकल अलायंस है वो एक बेहतर और मजबूत टक्कर दे सकता है कांग्रेस को पंजाब में आने वाले विधानसभा के चुनाव में। तो चाहे वो पंजाब हो, गुजरात हो, जम्मू हो या हम कहें उत्तराखंड हो, इन राज्यों में जहाँ जहाँ दलित समाज का वोट ज़्यादा है उन राज्यों में BSP एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स रही है, और इसीलिए BSP को अपने पाले में करने के लिए या BSP और दलित समाज के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए लगभग सभी राजनीतिक दल इस तरह की पॉलिटिकल गिमिक कहें या पॉलिटिकल पैतरेबाजी कहें वो करते रहे हैं। और आज जो कुछ उत्तर प्रदेश में बीजेपी करने जा रही है वो भी उसी अभियान का हिस्सा है और उसी अभियान के रूप में देखा जाना चाहिए। और मायावती की जो प्रतिक्रिया है, जो नाराजगी है, उस नाराजगी के पीछे भी मायावती का मकसद सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं, पंजाब विधानसभा के चुनाव हैं, और बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ दलित समाज की तादाद ज़्यादा है उन राज्यों के में होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं जिस चुनावों के मद्देनज़र मायावती नहीं चाहती हैं कि दलित समाज के वोट में किसी तरह का वोट बैंक में बिखराव हुआ है। तो आज मेरे समझ से यही जरूरी है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों का जो एजेंडा है या जो अब से लेके और चुनाव तक जितने भी तरह की घोषणाएं हो रही हैं, जितने भी तरह के निर्णय हो रहे हैं और जितने भी तरह के आयोजन हो रहे हैं या अलायंस है, जो री अलायंस है, जो कंसोलिडेशन हो रहे हैं, उसको आने वाले विधानसभाओं के चुनावों से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े, हमने आप लोगों के साथ अपनी एक राजनीतिक समझ और
जानकारी साझा की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम किसी दूसरे विषय को लेके आप लोगों के सामने मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हैप्पी गुड डे।